चलिए अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। ध्यान रखिएगा, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन जब कभी भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। चैप्टर कोई भी हो, अगर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया ही जाएगा। क्लास 12th में आप लोग पुनर्गठन से संबंधित 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। पुनर्गठन से संबंधित 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर था लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा चैप्टर आपका था नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा था अवकाश और चौथा है मृत्यु। ये 4 चैप्टर क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं। इन चारों ही चैप्टर में अगर आपसे संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने की बात किया जाए तो समझ जाइए कि आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। कौन सा खाता बनाना है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चारों ही चैप्टर में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का एक ही नियम है, एक ही तरीका है, एक ही प्रारूप है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में कुछ और है तो यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है? वो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में डिटेल में पढ़ाया गया है, समझाया गया है, फॉर्मेट दिया गया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके देख लीजिए। तो आपको यहाँ फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कॉन्सेप्ट चारों चैप्टर में सेम अप्लाई होता है। तो किसी भी साझेदार के प्रवेश होने पे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाएगा? देखिए, नोट भी सामने आपके आ गया। संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को पुनर्मूल्यांकन अथवा लाभ हानि समायोजन खाते में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाते को ही लाभ हानि समायोजन खाता के भी नाम से जाना जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता में दर्शाया जाता है और यह ठीक उसी प्रकार से बनाया जाता है जैसा कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन वाले अध्याय में बनाया गया है। वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर हम लोगों ने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है, अच्छे से सीखे भी हैं और वही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। तो इसलिए हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आप वही वीडियो अच्छे से देख लीजिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आता है वो है स्मारक या स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। साझेदार के प्रवेश होने पर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की भी जरूरत पड़ती है। कभी कभी प्रश्न में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोलता है। ये खाता कब बनाने की जरूरत पड़ती है या कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो उसके पीछे रीजन है कि जब कभी भी जो भी संपत्तियां या दायित्वें के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, उन संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे नहीं, बल्कि जिस मूल्य पे वो पहले से दिख रहा है, पुनर्गठन से पूर्व जिस मूल्य पे दिख रहा है, उसी ही मूल्य पे पुनर्गठन होने के बाद भी उसी मूल्य पे आर्थिक चिट्ठे में दिखाई दे, तो ऐसी दशा में स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ध्यान से समझेंगे, ये 2 नंबर का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का अर्थ बताइए या पुनर्मूल्यांकन खाते को समझाइए। तो किसी भी साझेदारी का पुनर्गठन होने से पूर्व
जो फर्म के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्वों का मूल्य दिखाई देता है, पुनर्गठन होने पर उन संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तित मूल्य पे उन संपत्तियों एवं दायित्वों को नए वाले आर्थिक चिट्ठे में, मतलब पुनर्गठन के बाद जो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाएगा, उस आर्थिक चिट्ठे में परिवर्तित मूल्य पे न दिखा करके पुनर्गठन से पूर्व वाले मूल्य पे ही अगर दिखाने की बात हो रही हो, दिखाना चाह रहे हों, तो उस दशा में आपको स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा। तभी आप पुनर्गठन के पूर्व वाले संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों को पुनर्गठन के बाद भी उसी मूल्य पे दिखा पाएंगे। क्वेश्चन बनता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता तो बहुत आसान था, तो क्या स्मारक खाता भी आसान होगा? तो बिल्कुल आसान ही है। स्मारक खाता कोई नया खाता नहीं, ये भी कह सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता ही है। जैसे आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, सेम वही आपका स्मारक खाता भी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। उसी चेंजिंग को समझ लेना है तो खत्म हो जाएगा। स्मारक खाता का आधा 50% आपका पुनर्मूल्यांकन खाता ही है, बाकी 50% इसी पुनर्मूल्यांकन खाता का उल्टा कर दीजिए तो अगला पोर्शन है। कह सकते हैं स्मारक खाता बनाते समय जो स्मारक खाते का प्रारूप होगा, स्मारक खाते का प्रारूप का आधा मीन्स 50% पुनर्मूल्यांकन खाता ही है। मतलब ऐसे कह लीजिए कि स्मारक खाता बनाते समय इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में पूरा का पूरा स्मारक खाता ही बनाना है, भूल जाइए कि आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, भूल जाइए कि आप स्मारक खाता बना रहे हैं। पार्ट फर्स्ट मीन्स 50%। स्मारक खाता बनाते समय कुछ मत करिए, जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए डिक्टो वही बना दीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता जैसे पास्ट में आप बनाते आए हैं सेम टू सेम वही बना दीजिए। फिर उसके आगे क्या करिए, उसी पुनर्मूल्यांकन खाते का उल्टा कर दीजिए, मतलब डेबिट वाली सारी मदों को क्रेडिट में कर दीजिए और क्रेडिट वाली सारी मदों को डेबिट में कर दीजिए, तो आपका स्मारक खाता बन के तैयार हो जाएगा। अंतर क्या दिखेगा कि इस वाले पार्ट का जो लाभ होगा ये पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, वो भी पुराने साझेदारों के बीच। यहां का जो लाभ या हानि होगा वो नए अनुपात में बांटा जाएगा, नए अनुपात में, और पुराने प्लस नए साझेदार दोनों के बीच। बस इतना ही परिवर्तन है। ठीक है, तो कैसे इसका फॉर्मेट बनाया जाता है इसको हम लोग अब आगे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख लिए हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे है। देखिए, वो जो चीज़ें आपको अभी समझाया गया वही सारी चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में दिखाई दिया कि यह खाता ठीक उसी प्रकार से बनाया जाता है जैसा कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता। पुनर्मूल्यांकन खाता जैसे बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से यह भी खाता बनाया जाता है, बस इस खाते को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। इस खाते को कितने भाग में बांट देना है? दो भाग में बांट देना है, जिसका प्रथम भाग पुनर्मूल्यांकन खाता ही होता है। पहला वाला भाग आपका पुनर्मूल्यांकन खाता ही रहेगा और दूसरा भाग पुनर्मूल्यांकन खाते का उल्टा होता है, और डेबिट पक्ष की सभी मदों को क्रेडिट पक्ष में दिखा देते हैं और क्रेडिट पक्ष की सभी मदों को डेबिट पक्ष में दिखा दिया जाता है। तत्पश्चात जो भी लाभ या हानि प्राप्त होता है वह सभी साझेदारों, नया प्लस पुराना, के लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है, जिसका प्रारूप नीचे दिखाया गया है। तो स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ये नोट आप याद करके रखिएगा। ये जो आपको नोट दिखाई दे रहा है, ये जो सामने लिखा हुआ चीज़ दिख रहा है, इतना अगर आपका तैयार है तो स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता आपसे गलत नहीं होगा। आगे हम लोग फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट किस तरीके का होगा तो वो आपके सामने। इसके फॉर्मेट की बात करें, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट डेबिट का, तीसरा पर्टिकुलर का, फिर चौथा कॉलम अमाउंट क्रेडिट का। इस तरीके से आपका स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप होगा।
सबसे पहले क्या रखते हैं, उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में कमी हुई हो। देखिए पहला पार्ट आपको दिखा देते हैं पूरा। ये आपका पहला पार्ट है। इस पार्ट को अगर आप पुनर्मूल्यांकन खाते से ले जाके तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट स्मारक नहीं बल्कि ये पुनर्मूल्यांकन खाता ही है। क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय आपको बताया गया था कि डेबिट पक्ष में संपत्तियों या दायित्वों के वजह से, संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन होने की वजह से यदि हानि होता है तो इधर लिखते हैं, और लाभ होता है तो इधर लिखते हैं, और बीच के डिफरेंस को पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। ये देखिए बांट भी दिया गया। तो स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय आपका एक पार्ट बन के तैयार हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको, इस वाले पॉइंट को छोड़ करके ये शुरुआत के 3 पॉइंट क्रेडिट में ले जाके लिख दीजिए। ये वाले पॉइंट को छोड़ करके इधर के 3 पॉइंट डेबिट में ला के लिख दीजिए। तो आपका मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकेंड पार्ट भी बन के तैयार हो जाएगा। देखते हैं कैसे। उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में वृद्धि हुई, देखिए उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में वृद्धि हुई, ये वाला पोर्शन इधर आ गया। फिर उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में कमी हुई, उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में, ये पोर्शन इधर आ गया। उस दायित्व का नाम जिसके मूल्य में कमी हुई, उस दायित्व का नाम जिसके मूल्य में कमी हुई, ये पोर्शन इधर आ गया। आगे उस दायित्व का नाम जिसके मूल्य में वृद्धि हुई, उस दायित्व का नाम जिसके मूल्य में वृद्धि हुई। फिर उस संपत्ति का नाम जिसको बुक में लिखा न गया हो या बेच दिया जाए, उस संपत्ति का नाम जिसको बुक में लिखा न गया हो, ये वाला इधर आ गया। और उस दायित्व का नाम जिसको लिखा न गया, उस दायित्व का नाम जिसको लिखा न गया हो। तो हम कह सकते हैं कि इधर के 3 आइटम इस साइड चले गए और इधर के 3 आइटम इस साइड चले आए। अर्थात जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया था, उस पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड वाले आइटम क्रेडिट में चले गए और क्रेडिट साइड वाले आइटम डेबिट में चले आए। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंस कर देंगे, और जो भी डिफरेंस करने के बाद आएगा उसे आप बांट देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ आप लॉस बनाएंगे, और ये लॉस नहीं प्रॉफिट है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो कह सकते हैं कि स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाते का पहले पार्ट में अगर लाभ शो हो रहा है तो दूसरे पार्ट में हानि शो होगा। अगर पहले पार्ट में हानि शो हो रहा है तो दूसरे पार्ट में लाभ शो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो अगर लाभ शो किया तो अगला वाला पार्ट उसी का जस्ट उल्टा करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक क्या शो कर देगा, हानि। क्यों? क्योंकि पहले पार्ट में आप इनकम इधर दिखाते हैं, एक्सपेंस इधर दिखाते हैं। इनकम क्रेडिट में लिखते हैं, एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं, है ना। पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट आ जाता है, तो आपके पहला पार्ट में प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, पार्ट सेकेंड की बात करेंगे, तो पहले वाले पार्ट के सारे इनकम उल्टा साइड में चले जाएंगे और सारे एक्सपेंस अपोजिट साइड में। मतलब जब दूसरा पार्ट बनाएंगे तो ये जो आपका इनकम दिख रहा है ये एक्सपेंस वाले साइड में चला जाएगा, और जो एक्सपेंस वाले साइड हैं वो इनकम में चले जाएंगे। मतलब आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा और इनकम कम हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट ना होके क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय हानि एक पोर्शन में होगा और दूसरे पोर्शन में लाभ होगा। पहले पार्ट में लाभ तो दूसरे पार्ट में हानि, पहले पार्ट में हानि तो दूसरे पार्ट में लाभ। पहले पार्ट में होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। दूसरे पार्ट में होने वाले लाभ या हानि को पुराने प्लस नए साझेदारों, मतलब कह सकते हैं सभी साझेदारों के मध्य उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। इतना अगर आप कर देंगे तो आपका पुनर्मूल्यांकन खाता की जगह कौन सा खाता बन जाएगा, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट
खत्म होता है कि स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट और ऐसे हैं जो आप यहाँ पर अलग से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में जो आप पढ़े थे वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रिपीट होंगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं तो उसको देखते हैं। संचय, संचित लाभ व वितरण का लेखांकन। संचय, संचित लाभ व वितरण का लेखांकन का भी हम यहाँ से अलग से कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। अवितरित हानियों एवं अपलिखित न की गई स्थगित आगम व्यय का भी अलग से कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का भी यहाँ पर कोई भी अलग से डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको हम लोगों ने जैसा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में पढ़े हैं वही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ भी रिपीट होना है। तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में इसका लेखांकन कैसे किया जाता है, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके अच्छे से देख लीजिए। वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रिपीट होंगे। इसीलिए देखिए नोट के रूप में लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है तो इन सभी का लेखांकन ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जैसा कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में किया गया। बस वर्तमान साझेदारों की जगह पे पुराने साझेदारों का नाम लिखा जाएगा रोजनामचा, प्रविष्टि व नरेशन बनाते समय। जब आप इन सब का लेखांकन साझेदार के प्रवेश वाले चैप्टर में करेंगे तो लेखांकन करते समय वर्तमान साझेदारों की जगह पे क्या नाम लिख देना है, जो पुराने साझेदार हैं उनका नाम लिख देना। मतलब पुराने साझेदारों के बीच में इसका सबका बंटवारा किया जाता है। बस इतना ही करना है, बाकी अलग से नहीं पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी वीडियो का, आप जा करके आराम से वो सारे वीडियो देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे तो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो है विनियोग उच्चावचन कोष। ये एकदम नया टॉपिक है, ये अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। तो विनियोग उच्चावचन कोष क्या होता है, विनियोग उच्चावचन कोष का लेखांकन कैसे किया जाता है, विनियोग उच्चावचन कोष क्यों बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अभी इतना ही, इसको आप नोट करें। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में देखते हैं विनियोग उच्चावचन कोष का लेखांकन कैसे किया जाएगा।